जुलाई के आखिरी शुक्रवार की शाम विक्रम सिंह बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के एक कॉन्फ्रेंस सेंटर से बाहर निकल रहे थे। उनका दिमाग अभी भी कॉन्ट्रैक्ट के आंकड़ों और शहर के पूर्वी हिस्से में जमीन के विस्तार की योजनाओं में उलझा हुआ था। कोरियाई निवेशकों के साथ बैठक अभी अभी सफलतापूर्वक समाप्त हुई थी। सब कुछ उनकी गणना के अनुसार चल रहा था। बाहर सड़क पर लोगों की भीड़ थी, गाड़ियों का शोर था और वह बस जल्द से जल्द घर लौटना चाहते थे। एसी चालू करना, फाइनेंशियल न्यूज़ लगाना और शांति से रात का खाना खाना चाहते थे। लेकिन ठीक उसी पल वह अचानक रुक गए। सड़क के किनारे एक बंद हो चुके ढाबे के छोटे से छज्जे के नीचे एक माँ बेटी एक दूसरे से सिमटकर बैठी थीं। करीब 30 साल की वह युवती सादे पुराने कपड़े पहने थी, पैरों में एक पुरानी सी चप्पल थी। उसके बगल में एक छोटी सी बच्ची थी जिसके बाल जूड़े में बंधे थे, फ्रॉक पर धब्बे थे और उसके दोनों हाथों में ठंडी हो चुकी पूड़ी भाजी का एक पैकेट था। मुंबई जैसे बड़े शहर में यह कोई सामाधाथी बहुत अजीब दृश्य नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा था जिसने विक्रम को अपनी नजरें हटाने नहीं दी। उस महिला ने अपना सिर झुका रखा था, लेकिन उसका चेहरा अपनी बेटी की ओर झुका हुआ था, जिसे देखकर वह ठिठक गए। कुछ बहुत जाना पहचाना सा था, एक एहसास जो धूल भरी यादों की गहराइयों से अचानक जाग उठा था। वो आंखें, वो बैठने का अंदाज, जिस तरह से वह महिला अपनी बेटी के लिए पूड़ी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ रही थी और फिर धीरे धीरे खाने के लिए उसके हाथ को धीरे से छू रही थी। यह सब किसी ऐसे व्यक्ति जैसा था जिसे वह कभी जानते थे नहीं, बल्कि जिससे वह कभी प्यार करते थे। हवा का एक हल्का झोंका आया और उसके लंबे बाल एक तरफ हट गए, जिससे उसके कान के पास एक छोटा सा निशान दिखाई दिया। विक्रम का दिल बैठ गया। मीरा, यह नाम किसी गीली स्याही पर पानी की बूंद गिरने की तरह उसकी यादों से उभर आया। मीरा, वह लड़की जो कभी उनकी पूरी जवानी थी, आज सड़क के बीचों बीच बेसहारा बैठी थी। न कोई चादर, न कोई छाता, बस घुटने तक कटा हुआ एक बायां पैर जो उसकी ढीली ढाली स्कर्ट के नीचे से साफ दिख रहा था। न कोई बैसाखी, न कोई व्हील चेयर, बस ठंडा पत्थर का फर्श और खामोशी। विक्रम तुरंत आगे नहीं बढ़े। वह कुछ सेकंड के लिए उस भीड़भाड़ वाले शहर के बीच में जड़वत खड़े रहे, जिसे वह कभी सोचते थे कि उनकी मुट्ठी में है। उनके आस पास सब कुछ जैसे थम सा गया था। 10 साल से भी पहले वह ही थे जिन्होंने उसे उस समय छोड़ दिया था, जब उनके करियर का रास्ता खुलना शुरू हुआ था। जब निवेशकों के साथ पार्टियों ने सड़क किनारे ढाबों पर खाने की जगह ले ली, तो उन्हें लगने लगा कि मीरा अब उनके लायक नहीं रही। वह अभी भी एक सीधी, सादी, भोली भाली भविष्य की शिक्षिका थी और वह उन लोगों के साथ उठने बैठने लगे थे जो सिर्फ एक फोन कॉल पर मंत्री से मिलने का समय तय कर सकते थे। यह अंतर उनकी हर शाम पर भारी पड़ने लगा था। अंतहीन बहसें, आखिरी मिनट में रद्द होने वाली मुलाकातें, क्योंकि किसी ग्राहक से मिलना था। फिर एक दिन उसने उनके पुराने किराए के कमरे में मेज पर एक कागज का टुकड़ा छोड़ दिया। मैं जा रही हूं, मैं उस दुनिया में दखल नहीं देना चाहती जिसे मैं अब और नहीं समझ सकती। उन्होंने पढ़कर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस उसे मोड़ा दराज में डाला, दरवाजा बंद किया और बैंक के निदेशक के साथ बैठक के लिए चले गए। उस समय उन्होंने खुद से कहा, वह पहले गई मेरा कोई कर्ज नहीं है। लेकिन आज मुंबई की भीड़ में एक उमस भरी शाम में वह यहाँ थी, पुरानी शक्ल में नहीं, बल्कि एक अपाहिज माँ के रूप में जो एक छज्जे के नीचे अपनी छोटी बेटी को गले लगाए बैठी थी। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। वह आसानी से विचलित होने वाले इंसान नहीं थे, लेकिन इस बार उस आत्मविश्वास की परत में कुछ दरक गया था जिसे उन्होंने एक दशक से अधिक समय में बनाया था। एक जीवन में कितनी बार कोई अपने पुराने प्यार से इतने अप्रत्याशित तरीके से मिलता है। उन्होंने कितने ही अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे, कितने ही
राजनेताओं से हाथ मिलाया था, अखबारों में कितनी ही अच्छी बातें कही थीं, लेकिन कोई भी पल ऐसा नहीं था जिसने उन्हें आज की तरह बेदम महसूस कराया हो। बच्ची के हाथ से पूड़ी का टुकड़ा गिर गया। वह घबराकर उसे उठाने के लिए झुकी और फिर अपनी मां की ओर देखने लगी। मीरा ने चुपचाप उसे उठाया, धीरे से फूंका, धूल वाला हिस्सा फाड़ दिया और बेटी को खाने के लिए दे दिया। न कोई डांट, न कोई गुस्सा। बच्ची ने अपनी मां की ओर देखा और सिर हिला दिया। उनापो के जांट आंखों में विक्रम ने कुछ अजीब तरह से परिचित देखा। गोल काली आंखें, थोड़ी शरारती, बिल्कुल वैसी ही जैसी बचपन में उनकी थीं। एक संदेह मन में घर कर गया। उन्हें ठीक से याद नहीं था कि मीरा का जन्म किस साल हुआ था। बस इतना पता था कि वह उनसे 1 साल छोटी थी। वे एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, अलग अलग विषयों में। वह अर्थशास्त्र पढ़ते थे, वह शिक्षा। वे एक स्वयंसेवी समूह में मिले और फिर वैसे ही प्यार हो गया जैसे लोग कॉलेज में मिलते हैं। उस समय वह इतने साज टीढ़े गरीब थे कि बाइक में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे, और मीरा ने अपने पहले सुंदर जूते बेच दिए थे ताकि वह उन्हें समय पर अंतिम परीक्षा देने के लिए ले जा सके। 11 साल बीत गए। वह लड़की अब एक दुबली पतली मां थी, जो इस भीड़ भरे शहर में चुपचाप अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही थी। और वह एक आदमी थे जो लाखों के सूट और आयातित जूते पहने किराए पर दिए गए अपार्टमेंट की एक श्रृंखला के मालिक थे। एक अकल्पनीय दूरी। बच्ची ने खाना खत्म कर लिया था। मीरा ने अपने कारपान पुराने कपड़े के थैले से पानी की एक बोतल निकाली और 2 प्लास्टिक के ढक्कनों में पानी डाला। उसने एक ढक्कन पिया और बाकी अपनी बेटी को दे दिया। दूर से हवा का झोंका आया, कुछ पत्ते उड़ गए। बड़ी सड़क से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज अभी भी गूंज रही थी, लेकिन वह उनके दिल की फुसफुसाहट को दबा नहीं सकी। क्या यह मेरी बेटी है? विक्रम मुड़ गए, पास नहीं गए, पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं। लेकिन वह जानते थे कि उस पल से सब कुछ बदलना शुरू हो गया था। एक अनाम यात्रा चुपचाप शुरू हो गई थी, जो किसी योजना में नहीं थी, किसी अनुबंध में नहीं थी, और न ही किसी सलाहकार ने इसकी सलाह दी थी। बस एक इंसान ने महसूस किया कि उसने सबसे कीमती चीज खो दी है। जब वह एक टूटे हुए पैर के साथ एक छज्जे के नीचे सिमटी बैठी थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण शाम के 2 दिन बाद भी विक्रम सिंह उस छोटे से छज्जे के नीचे बैठी महिला की छव से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हाई एंड अपार्टमेंट श्रृंखला के विस्तार की योजनाएं उनकी मेज पर रखी थीं, लेकिन उनका दिमाग मीरा की खामोश आंखों, उसके बैठने के अंदाज और सबसे बढ़कर उस बच्ची पर टिका हुआ था जिसकी आंखें अजीब तरह से उनसे मिलती थीं। उन्होंने अपने सहायक को फोन किया और कुछ अस्पष्ट जानकारी दी। एक विकलांग महिला जिसका एक पैर कटा हुआ है, एक छोटी बच्ची के साथ, जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की एक सड़क पर एक ढाबे के छज्जे के नीचे बैठी थी। सहायक हैरान था, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। 48 घंटे से भी कम समय में जानकारी आ गई। उसका नाम मीरा शर्मा था। जन्म 1990 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली। अविवाहित, एक बेटी जिसका नाम अनु है, जिसका अभी तक कोई आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। दोनों घाटकोपर के एक चौल में किराए पर रहती थीं, जहां से उन्हें हाल ही में निकाल दिया गया था क्योंकि वे अगले महीने का किराया नहीं दे पाई थीं। मीरा ऑनलाइन ट्यूशन देती थी, थोक बाजार में सामान बेचने में मदद करती थी और कुछ समय के लिए लॉटरी टिकट भी बेचती थी। 2018 में एक सड़क दुर्घटना में उसने अपना बायां पैर पूरी तरह से खो दिया। कोई बीमा नहीं था, जिसके बाद उसने काम छोड़ दिया क्योंकि वह सामान्य रूप से काम नहीं कर सकती थी। दस्तावेज के साथ पुरानी गली के कैमरे से निकाली गई कुछ धुंधली तस्वीरें भी थीं। वह एक एक पंक्ति पढ़ते रहे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपने ही खिलाफ आरोप पत्र पढ़ रहे हों। 11 साल तक वह एक पूरी तरह से अलग दुनिया में जीती रही।
उन छोटों के साथ जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उन्होंने सोचा था कि वह अपनी मर्जी से चली गई थी। उन्होंने खुद को दिलासा दिया था, उसने वह जीवन चुना था। लेकिन अब जानकारी का हर टुकड़ा उनके बहाने की परत को तेज चाकू की तरह काट रहा था। उस शाम वह अपने शानदार पेंट हाउस में नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने ड्राइवर को ताड़देव की पुरानी चौल की ओर गाड़ी मोड़ने को कहा। संकरी अंधेरी, सीलन भरी गली जिसमें कचरे और नाली के पानी की गंध मिली हुई थी। मीरा और अनु अब वहां नहीं थीं। उन्होंने बेघर लोगों की मदद करने वाले एक स्वयंसेवी समूह में अपने परिचितों की मदद से जानकारी जुटानी जारी रखी। अगली शाम देर से उन्हें खबर मिली कि मीरा और उसकी बेटी मुंबई सेंट्रल बस डिपो के पास एक छोटे से मंदिर की छत के नीचे अस्थायी रूप से रह रही हैं। विक्रम अकेले वहां गए, बिना बताए, बिना ड्राइवर, बिना अंगरक्षक। बारिश अभी अभी रुकी थी। मंदिर का आंगन अभी भी गीला था। एक पुराने पेड़ की छाया में दो आकृतियां एक पतले कंबल में लिपटी हुई थीं। बगल में एक कपड़े का थैला था जिसमें कुछ पुराने कपड़े और एक प्लास्टिक की पानी की बोतल थी। मीरा अपनी बेटी को एक किताब पढ़कर सुना रही थी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि उन्हें कुछ शब्द सुनने के लिए अपनी ब्रीटी हाप और बाथा सांस रोकनी पड़ी। वह एक पुरानी फटी हुई परियों की कहानी की किताब पढ़ रही थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। हर शब्द में धैर्य और यह नाजुक विश्वास समाया हुआ था कि जीवन कल बेहतर हो सकता है। वह काफी देर तक वहां खड़े रहे। मीरा ने उन्हें नहीं देखा। जब वह मुड़ी और उन्हें एक साधारण शर्ट में खाली हाथ देखा तो उसकी आंखें स्थिर हो गईं। न कोई आश्चर्य, न कोई गुस्सा, बस एक थकी हुई स्वीकृति, जैसे कि वह जानती थी कि यह दिन आएगा। अनु अपनी मां के पीछे छिप गई। उसकी आंखें हैरानी से उस अजनबी आदमी को देख रही थीं जो उसे घूर रहा था। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। विक्रम ने कुछ भी नहीं समझाया। उन्होंने बस चुपचाप कुछ गर्म भोजन और खिचड़ी का एक पैकेट नीचे रख दिया। उन्होंने कहा कि अगर उसे कोई आपत्ति नहीं है तो वह कल वापस आएंगे। मीरा ने न सिर हिलाया न ही मना किया, लेकिन वह वहां से नहीं गई। अगली सुबह जब वह वापस आए तो वे अभी भी वहीं थे। विक्रम ने बांद्रा में एक छोटा सुरक्षित सर्विस अपार्टमेंट किराए पर लिया जहां विकलांगों के लिए लिफ्ट, इलेक्ट्रिक किचन और अलग कमरे थे। वह मां बेटी को अपने घर नहीं ले गए। वह जानते थे कि ऐसा करना बहुत जल्दबाजी होगी। उसे पहले एक सुरक्षित जगह की जरूरत थी, न कि ऐसी चकाचौंध वाली जगह की जहां कोई खोया हुआ महसूस करे। मीरा ने नहीं पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह बस चुपचाप अपनी बेटी की देखभाल करती रही। नए कमरे में अपने कृत्रिम पैर से धीरे धीरे कदम बढ़ाती रही। उन्होंने दखल नहीं दिया, बस सभी आवश्यक चीजें छोड़ दीं। नए कपड़े, बच्ची के लिए दूध, विटामिन, कुछ खाने की चीजें। उसने धन्यवाद नहीं कहा, लेकिन जब वह जा रहे थे तो अनु दरवाजे तक दौड़कर आई। धीरे से कहा, कल की खिचड़ी बहुत अच्छी थी। उन्होंने सिर हिलाया। 10 से अधिक वर्षों में पहली बार उन्होंने अपने सीने में एक गर्मजोशी महसूस की। यह करोड़ों के अनुबंधों से नहीं, बल्कि एक मासूम बच्ची के शब्दों से आई थी जिसने उन्हें कभी पापा नहीं कहा था। उस रात विक्रम सो नहीं पाए। उन्होंने अपने पुराने फोन से पुरानी तस्वीरें निकालीं जिसे उन्होंने अभी भी अपनी तिजोरी में रखा था। मीरा की एक तस्वीर थी जिसमें वह कॉलेज के आंगन में सफेद सलवार कमीज पहने खड़ी थी। बाल ऊंचे बंधे थे, हाथ धूप से बचने के लिए उठाया हुआ था। उसने उन्हें यह तस्वीर यह दिखाने के लिए भेजी थी कि उसे कक्षा का प्रतिनिधि चुना गया था। उन्होंने तस्वीर को देखा और खुद से पूछा कि उन्होंने अपने हाथों से क्या फिसलने दिया। जीवन ने उन्हें सब कुछ दिया सिवाय मन की शांति के, और अब वह फिर से शुरू करना चाहते थे। शब्दों से नहीं, बल्कि एक खामोश उपस्थिति से। वह समझते थे कि मीरा को किसी अमीर आदमी की दया की जरूरत नहीं है। उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी
जो समझ सके कि उसने क्या क्या सहा है। और एक आशा थे, मीरा को किसी अमीर आदमी की दया की जरूरत नहीं है। पिता, अगर वह बच्ची वास्तव में उनकी बेटी थी तो उसे अब और उसकी जिंदगी से बाहर रहने की इजाजत नहीं थी। नए अपार्टमेंट में पहला हफ्ता खामोशी से बीता। मीरा ने विक्रम के जीवन के बारे में कुछ नहीं पूछा, न ही पुरानी बातों का जिक्र किया। वह अनु को पढ़ाने, अक्षर सिखाने, अपार्टमेंट के हर कोने को साफ करने में समय बिताती, कृत्रिम पैर का उपयोग करके खुद सब कुछ करने की कोशिश करती, भले ही वह अभी भी अनाड़ी थी। उसने किसी को भी अपने सामान को छूने नहीं दिया, यहां तक कि उन चीजों को भी जो पुरानी और फटने वाली थीं। विक्रम ने सब कुछ देखा बिना दखल दिए। वह हर शाम थोड़ा खाना, कभी कभी अनु के लिए कुछ कॉमिक्स, कुछ दूध के डिब्बे, कुछ छोटे खिलौने लेकर आते। बच्ची धीरे धीरे उनकी नियमित उपस्थिति की आदी हो गई। मीरा ने ज्यादा कुछ जाहिर नहीं किया। उसने अभी भी दूरी बनाए रखी। वह अभी भी पहले की तरह चुपचाप रहने वाली महिला थी। लेकिन अनु अलग थी। वह चहकने लगी, छोटी छोटी बातें पूछने लगी, जैसे बारिश क्यों होती है, कारें इतनी बड़ी क्यों होती हैं, आप हमेशा खाना क्यों लाते हैं। विक्रम ने धीरे से जवाब दिया। कभी कभी बस मुस्कुरा देते, कभी कभी कुर्सी पर बैठकर उसकी बातें सुनते जब उसकी मां बर्तन धो रही होती। अनु ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बस शर्ट वाले अंकल कहती। विक्रम ने उसे ठीक नहीं किया, न ही कोई मांग की। हर दिन बच्ची के पास रहना ही एक बहुत बड़ी बात थी। वह बच्ची होशियार, तेज और अपनी उम्र से ज्यादा समझदार थी। मीरा ने बताया कि बचपन से ही अस्थिर परिस्थितियों में रहने के कारण उसने खुद ही बड़ों को समझना सीख लिया था। वह जानती थी कि कब चुप रहना है, कब जिद करनी है। विक्रम ने सुनकर बस सिर हिला दिया। वह उस बच्ची की गहरी काली आंखों में देखते, कई बार खुद से पूछते कि क्या उन्हें डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, क्या उन्हें मीरा से सीधे पूछना चाहिए। लेकिन हर बार जब वह उसे अपनी बेटी के लिए किताब पढ़ते या बालकनी में पानी से खेलने के बाद उसके पैर पोंछते देखते तो उनकी हिम्मत नहीं होती। कुछ ऐसा पवित्र था जिसे वह भंग नहीं करना चाहते थे। अगर अनु वास्तव में उनकी बेटी थी तो उन्हें विश्वास था कि वह इसे अपने तरीके से महसूस कर लेंगे। एक शाम अनु बीमार पड़ गई, तेज बुखार, थका हुआ शरीर, पीला चेहरा। मीरा घबरा गई। वह जल्दी जल्दी गर्म पानी तैयार करने, तौलिया भिगोने और पास की दवा की दुकान से खरीदी गई बुखार कम करने की दवा पिलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब अनु ने उल्टी करना शुरू कर दिया तो उसने इतने समय में पहली बार विक्रम की ओर मदद की गुहार भरी आंखों से देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अनु को गोद में उठाया और सीधे पास के अंतर्राष्ट्रीय क्लिनिक की ओर दौड़ पड़े। उस रात वे अस्पताल के बिस्तर के पास जागते रहे, अनु के स्वास्थ्य के हर सूचक के नीचे आने का इंतजार करते रहे। मीरा ने अपनी बेटी से नजरें नहीं हटाईं, विक्रम ने भी मीरा से नजरें नहीं हटाईं। जब अनु बेहतर हो गई और अपनी मां की बाहों में सो गई तो विक्रम बाहर निकले और अस्पताल के गलियारे में चुपचाप बैठ गए। एक नर्स पास से गुजरी, हिचकिचाते हुए पूछा, आप बच्ची के पापा हैं? वह कुछ सेकंड चुप रहे और फिर धीरे से सिर हिला दिया। किसी ने और कुछ नहीं पूछा। वह जानते थे कि भले ही उन्होंने उस बच्चे को कभी पापा कहते नहीं सुना, लेकिन उस पल में किसी पदवी की जरूरत नहीं थी, बस एक उपस्थिति ही काफी थी। उस दिन से मीरा उनके प्रति उतनी कठोर नहीं रही। उसने सक्रिय रूप से संदेश भेजना शुरू कर दिया, यह बताने के लिए कि अनु की छुट्टी कब जल्दी होगी, कब वॉशिंग पाउडर या शैम्पू खरीदने की जरूरत है। छोटी छोटी बातें, लेकिन यह उनके करीब आने का पहला कदम था। उसने भी उनके काम के बारे में कुछ बातें पूछना शुरू कर दिया। ज्यादा नहीं, बस यह समझने के लिए कि अब उनका जीवन कैसा है। उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया, बिना किसी दिखावे के। विक्रम ने अनु को पास के एक अंतर्राष्ट्रीय प्री स्कूल में भेजने का
प्रस्ताव रखा। मीरा हिचकिचाई। उसने कहा कि बच्ची कभी औपचारिक स्कूल नहीं गई, बस कुछ मुफ्त डे केयर कक्षाओं में गई है। उन्होंने जोर नहीं दिया, बस चुपचाप आवेदन भेज दिया। कुछ दिनों बाद प्रवेश पत्र स्वीकृत हो गया। मीरा ने चुपचाप अधिसूचना पत्र पकड़ा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। यह पहली बार था जब उन्होंने उसे रोते हुए देखा था। स्कूल के पहले दिन अनु ने नई वर्दी पहनी थी। पीठ पर गुलाबी बैग लटका हुआ था। मां के बगल में खड़ी थी। उसकी आंखों में उत्साह और चिंता दोनों थी। मीरा ने झुककर अपनी बेटी को बहुत सारी बातें समझाईं, वह बगल में खड़े रहे बिना दखल दिए। जब अनु ने स्कूल के गेट से हाथ हिलाया तो मीरा ने धीरे से अपना चेहरा पोंछा। अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस पास की एक छोटी सी दुकान से उसे एक कप गर्म चाय दी। उसने ले ली, धीरे से सिर हिलाया। समय धीरे धीरे लेकिन बदलावों से भरा हुआ बीता। मीरा ने एक स्थिर जीवन की लय फिर से खोजना शुरू कर दिया। उसने एक पुराने दोस्त की मदद से एक स्वयंसेवी केंद्र के लिए ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, जो गरीब बच्चों को पढ़ाता था। एक इस्सेड अनसेवी केंद्र के लिए ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, जो गरीब बच्चों को पढ़ाता था। कृत्रिम पैर के साथ वह अभी भी पूरी शाम बैठी रहती। उसकी आंखें दृढ़ थीं। उसकी पढ़ाने की आवाज अभी भी पहले की तरह गर्म थी। विक्रम ने तकनीकी सहायता दी, माइक्रोफोन कैमरा लगाया, इंटरनेट कनेक्शन ठीक किया। उसने मना नहीं किया, बस कहा मेरी मदद करो, किसी को मत बताना। अनु जल्दी घुल मिल गई। उसने नए दोस्तों के साथ तालमेल बिठा लिया। हर शाम खुशी खुशी कक्षा की कहानियां सुनाती। विक्रम हर दिन 1 घंटा निकालते, अपनी बेटी को वर्णमाला पढ़ते, रंग भरते, परियों की कहानियां सुनाते हुए सुनने के लिए आते। उनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि हम एक दूसरे के क्या हैं, लेकिन उस अपार्टमेंट में सब कुछ एक अधूरे अपूर्ण परिवार का रूप लेने लगा था। लेकिन एक साझा दिल की धड़कन थी, गर्म भोजन था, एक बच्चे की हंसी थी और रात में एक कोमल पीली रोशनी थी। एक दिन अनु ने सोने से पहले अपनी मां से फुसफुसाया, शर्ट वाले अंकल शायद मेरे पापा हैं मां। मीरा काफी देर तक चुप रही। उसने अपनी बेटी के बालों को सहलाया, कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक दरवाजा खुलना शुरू हो गया था। भले ही पुराना घाव पूरी तरह से ठीक क्लिमेया का नहीं हुआ था, लेकिन उसका दिल अब बंद नहीं था। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जीवन के बीच में खो जाने के बावजूद चुपचाप सही समय पर वापस आने का रास्ता खोज लेती हैं। तीसरे महीने के अंत में जब से मीरा और अनु बांद्रा के छोटे से अपार्टमेंट में आए थे, एक अप्रत्याशित फोन आया। जब मीरा प्राथमिक स्कूल के छात्रों की एक कक्षा को ऑनलाइन पढ़ा रही थी। फोन करने वाला गांव का एक पुराना पड़ोसी था। कांपती रुक रुक कर आती आवाज। मीरा की मां श्रीमती शर्मा को दिल का दौरा पड़ने के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने कहा कि तत्काल ऑपरेशन के लिए परिवार के किसी सदस्य के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। मीरा स्तब्ध खड़ी रह गई, उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। फोन काटने के बाद वह बस अपना फोन खोल सकी और विक्रम को एक छोटा सा संदेश भेजा, मेरी मां अस्पताल में है, मुझे तुरंत जाना होगा। 1 घंटे से भी कम समय में विक्रम की कार अपार्टमेंट के गेट के सामने खड़ी थी। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस कहा मैं तुम्हें ले चलता हूं। मीरा मना करना चाहती थी, वह झिझक रही थी, लेकिन समय नहीं था। अनु ने फुसफुसाया, मां अकेले मत जाओ, मुझे डर लगता है। उसने सिर हिला दिया। उस रात तीनों एक अजीब खामोशी में कार में बैठकर गांव की ओर चल पड़े। अनु बीच में बैठी थी। उसका सिर नींद में इधर उधर लुढ़क रहा था। मीरा ने सीट को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखें खिड़की के बाहर के अंधेरे से नहीं हट रही थीं। विक्रम चुपचाप बैठे थे। उनके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थे। उनकी आंखें कभी कभी रियर व्यू मिरर में यह
सुनिश्चित करने के लिए देख लेती थीं कि बेटी अभी भी शांति से सो रही है। सुबह के करीब कार अस्पताल के गेट पर पहुंची। मीरा आपातकालीन वार्ड की ओर भागी। डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। उसे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। लागत और रक्त परीक्षण के लिए परिवार के समर्थन की आवश्यकता थी। अगर रक्त चढ़ाने की आवश्यकता हो, किसी के कहने का इंतजार किए बिना विक्रम आगे बढ़े और हस्ताक्षर किए। उन्होंने अपने सहायक को फोन किया और रात में ही अस्पताल का बिल चुका दिया। जब नर्स ने पूछा कि सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है, तो उन्होंने मीरा की ओर इशारा किया, मेरी पत्नी। उसने सुना, मुड़ी नहीं, लेकिन जो हाथ फाइल पकड़े हुए था वह कस गया। ऑपरेशन लगभग 3 घंटे तक चला। मीरा बाहर कांपती हुई इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें धंस गई थीं। विक्रम एक पल के लिए भी नहीं हटे। उन्होंने खिचड़ी खरीदी, उसने नहीं खाई। उन्होंने तौलिया दिया, उसने नहीं पोंछा। जब डॉक्टर बाहर आए और घोषणा की कि ऑपरेशन सफल रहा, मरीज खतरे से बाहर है, तभी मीरा ने कुर्सी पर अपना सिर झुका लिया और एक गहरी सांस ली। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां खड़े रहे। अगले 3 दिनों तक वे बारी बारी से देखभाल करते रहे। मीरा अपनी मां के बिस्तर के पास बैठी, तौलिया धोती, शरीर पोंछती, अपनी मां को खिचड़ी खिलाती। भारी काम विक्रम ने किए। डॉक्टर से संपर्क करने, दवा के पैसे देने से लेकर अतिरिक्त कपड़े, डायपर खरीदने तक। श्रीमती शर्मा चौथे दिन होश में आईं। विक्रम को देखकर बस धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखें नम थीं। वह बहुत बूढ़ी हो गई थीं। उनके बाल लगभग सफेद हो गए थे। उनकी आंखें धुंधली थीं। आखिरी बार जब उन्होंने विक्रम को देखा था, वह दिन था जब उन्होंने अपना सूटकेस लेकर पुराना किराए का कमरा छोड़ा था। झगड़ों के बाद उन्होंने मीरा से कहा था, वह लड़का प्रतिभाशाली है, लेकिन सावधान रहना। वह प्रसिद्धि के लालच में तुम्हें छोड़ सकता है। उन्होंने सही कहा था। और अब वही आदमी झुककर उन्हें ध्यान से बैठने में मदद कर रहा था। उनके माथे से पसीने की हर बूंद पोंछ रहा था। उस शाम जब मीरा ताजी हवा के लिए अस्पताल के आंगन में गई, तो विक्रम चुपचाप 1 कप गर्म दूध ले आए। उसने दूध का कप लिया, एक लंबी बेंच पर बैठ गई। कुछ मिनटों तक किसी ने कुछ नहीं कहा। बस बाहर सड़क पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज, बार बार दोहराई जाने वाली चिकित्सा घोषणाएं। अंत में उसने कहा, उसकी आवाज कर्कश थी, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उन्होंने धीरे से जवाब दिया, जैसे किसी नाजुक चीज को जगाने से डर रहे हों, क्योंकि तुम वह हो जिसे मैंने कभी छोड़ दिया था। वह चुप हो गई। दूध का कप उसके हाथ में ठंडा हो गया। उस रात जब अनु को उसके मामा के घर भेज दिया गया था, तो गलियारे में केवल 2 वयस्क इंतजार कर रहे थे। मीरा ने अपना सिर उनके कंधे पर टिका दिया। न रोई, न कुछ कहा, बस चुपचाप, जैसे यह स्वीकार कर रही हो कि कभी कभी लोगों को एक दूसरे पर निर्भर रहने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। बस सही समय पर सुरक्षा की भावना ही काफी होती है। विक्रम ने धीरे से उसके कंधे को दबाया, एक शब्द भी नहीं कहा। उन दोनों के बीच की अदृश्य दीवार, जो अजेय लगती थी, वहीं से टूटने लगी। जिस दिन श्रीमती शर्मा को रिकवरी रूम में स्थानांतरित किया गया, मीरा अपनी मां के पास थी। वह कमजोर थीं, ज्यादा नहीं बोलती थीं, लेकिन जब विक्रम ने आकर अपना हाथ उनके कमजोर हाथ पर रखा, तो उन्होंने सीधे उनकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद बेटा, अब और कुछ नहीं चाहिए। बस यह चाहती हूं कि तुम मीरा को और दुख न दो। उन्होंने सिर हिलाया। उनकी आवाज दृढ़ थी, मैं वादा करता हूं। मुंबई लौटने से पहले विक्रम ने श्रीमती शर्मा को साथ रहने का प्रस्ताव दिया। मीरा झिझकी, लेकिन मां ने सिर हिला दिया। मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी, लेकिन अपनी नातिन और बेटी के पास रहना ही काफी है। उसने और कुछ नहीं कहा। इस बार शहर वापस जाने वाली कार में एक और व्यक्ति था। कार में अनु स्कूल की कहानियां सुना रही थी। श्रीमती शर्मा अपनी पीठ के बल लेटी थीं। उनकी आंखें आधी बंद थीं। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा, उसका दिल हल्का था।
वह जानती थी कि कुछ चीजें वापस नहीं मिल सकती, लेकिन कुछ चीजें अगर पर्याप्त साहस हो तो लोग फिर से शुरू कर सकते हैं, भले ही देर से। वह छोटा सा अपार्टमेंट जहां 3 लोग रहते थे अब हंसी और बातों से भर गया था। विक्रम ने अभी तक उन्हें अपने बंगले में नहीं ले जाया था, क्योंकि वह समझते थे कि मीरा को समय चाहिए। लेकिन घर अब अलग था। दोपहर में खट्टी मीठी दाल की महक आती थी। नानी की आवाज आती थी जो अपनी नातिन को पढ़ने के लिए कहती थी। रात में एक कोमल पीली रोशनी होती थी। मीरा अभी भी ऑनलाइन पढ़ाती थी। विक्रम अभी भी हर सुबह काम पर जाते थे, लेकिन हर शाम वह मीरा की माँ की पसंदीदा मिठाई अनु के लिए कुछ कॉमिक्स लेकर आते या बस बैठकर दिन भर की कहानियां सुनते। किसी ने भी पुरानी बातों का जिक्र नहीं किया, लेकिन श्रीमती शर्मा की आंखों से मीरा के हाथ पकड़ने से, जब पूरा परिवार खाना खा रहा होता था, अनु के हर बार सोते समय सिर टिकाने से, विक्रम जानते थे कि उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा वापस पा लिया है। इसलिए नहीं कि वह अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पर्याप्त अमीर थे, बल्कि इसलिए कि पहली बार उन्होंने किसी के बगल में चुपचाप खड़े रहना सीखा था, बिना किसी वादे के, बिना किसी मांग के, बस उपस्थित रहकर। और कभी-कभी बस इतना ही काफी होता है। बांद्रा का बंगला इतना बड़ा था कि कभी-कभी विक्रम को किसी की आवाज भी सुनाई नहीं देती थी, भले ही घर में लोग हों। बनने के बाद से वह अकेले रहते थे। हर कमरे में स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम था। एक बड़ा बगीचा, एक आधुनिक रसोई, बरामदे में एक कोई तालाब, लेकिन यह कभी गर्मजोशी से भरा नहीं लगा। यह बस लौटने की जगह थी, जीने की जगह नहीं। वह उस भावना के आदी हो गए थे। जब तक श्रीमती शर्मा मीरा और अनु के साथ मुंबई नहीं आ गईं, तब तक सब कुछ बदलने लगा था। उनकी मां के अस्पताल में भर्ती होने के कुछ महीने बीत चुके थे। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें परिवार के पास रहना चाहिए, ज्यादा यात्रा से बचना चाहिए। मीरा ने शाम को ऑनलाइन पढ़ाने की अपनी आदत बनाए रखी। दिन में कृत्रिम पैर से चलने का अभ्यास करती, घर के कामों में मदद करती। अनु पहली कक्षा में थी। हर दिन स्कूल से घर लौटकर दोस्तों, शिक्षकों से लेकर नए सीखे गए गानों तक सब कुछ बताती। परिवार का रात का खाना हर शाम नियमित रूप से होने लगा। भले ही वे अभी तक बंगले में नहीं गए थे, लेकिन हर बार जब विक्रम उस छोटे से अपार्टमेंट में कदम रखते तो उन्हें अपना दिल थोड़ा और भरा हुआ महसूस होता। फिर एक शाम श्रीमती शर्मा मीरा के साथ चाय पी रही थीं। धीरे से बोलीं, बेटी, विक्रम अब अच्छा हो गया है। वह तुमसे और बच्ची से प्यार करता है। इतना बड़ा घर खाली रखना भी बेकार है। हम 3 लोग यहाँ तंगी में रहते हैं। मैं बूढ़ी हो गई हूं और सीढ़ियां चढ़ने उतरने में भी डर लगता है। क्यों ना हम वहां चले जाएं, एक नई शुरुआत करें। मीरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उस रात वह बहुत देर तक करवटें बदलती रही। उस बंगले की छवि, जिसका उसने कभी किराए के कमरे में रहते हुए सपना ही देखा था, उसके सामने आती रही। उसने सोचा था कि वह उसकी पत्नी के रूप में, उन शुरुआती दिनों से साथ देने वाली महिला के रूप में वहां कदम रखेगी। लेकिन किस्मत ने उसे 10 साल से अधिक समय तक अकेले चलने पर मजबूर कर दिया। अब वापस लौटने का मौका मिलने पर वह झिझक रही थी, आत्म सम्मान के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे उसके सालते ही उसमें हिलाहा सुरक्षा को खोने का डर था जो उसने अभी अभी पाई थी। डर था कि सब कुछ फिर से टूट जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब अनु ने अपनी नानी को गले लगाकर कहा, नानी, यह जगह बहुत छोटी है, मेरे पास खेलने की जगह नहीं है, वह समझ गई कि वह हमेशा के लिए अपना दिल बंद नहीं रख सकती। उसने धीरे से लेकिन दृढ़ता से सिर हिलाया। घर बदलने के दिन विक्रम खुद उन्हें लेने के लिए गाड़ी चलाकर आए। किसी ने ज्यादा बात नहीं की। उसने कुछ कपड़े के थैले, कुछ पढ़ाने की किताबें उठाईं, जबकि श्रीमती शर्मा ने कुछ पुरानी चीजें, एक चाय की केतली, एक लकड़ी की कंघी, मीरा की बचपन की एक पुरानी तस्वीर उठाई।
तीनों कार में चुपचाप बैठे थे। हर कोई अपनी भावनाओं में डूबा हुआ था। विक्रम भी अपनी घबराहट छिपा नहीं सके। यह 11 साल में पहली बार था जब उस घर में मीरा की उपस्थिति थी। बंगला इतना भव्य नहीं था कि अजनबी लगे, लेकिन इतना काफी था कि पहली बार आने वाले को चकित कर दे। बगीचे की हर दिन देखभाल की जाती थी। लिविंग रूम आरामदायक था। रसोई घर चमकदार था और उसमें हल्की सुगंध थी। मीरा ने अंदर कदम रखा। उसकी आंखें हर कोने को देख रही थीं। वह तब चौंक गई जब उसने प्रवेश द्वार पर ही उन दोनों की एक पुरानी तस्वीर को बड़ा करके लटका हुआ देखा। स्नातक के दिन की तस्वीर। उसने सफेद सलवार कमीज पहनी थी। उसने सूट पहना था। दोनों खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उसे याद नहीं था कि उन्होंने वह तस्वीर रखी थी। वह बगल में खड़े थे, बिना कुछ समझाए बस धीरे से कहा, मैंने इसे तब तक वापस लटकाने की हिम्मत नहीं की जब तक तुम वापस आने के लिए सहमत नहीं हो गई। अगले ढूंढे दिनों में जीवन ने एक नई लय पकड़ी। अनु के लिए एक अलग कमरा व्यवस्थित किया गया था, जिसमें किताबों की अलमारी, स्टडी टेबल, रंग टेडी बियर थे। श्रीमती शर्मा भूतल पर रसोई के पास रहती थीं ताकि आने जाने में आसानी हो। मीरा का अपना कमरा था, लेकिन हर रात वह अपनी बेटी के साथ पढ़ने, अपनी माँ के साथ समाचार देखने और कभी कभी चुपचाप रसोई में वह व्यंजन तैयार करने में समय बिताती जो विक्रम को कभी पसंद था। दाल तड़का, आलू गोभी रोटी। विक्रम ने उन तीनों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने सब कुछ स्वाभाविक रूप से होने दिया। सुबह वह काम पर जाते, शाम को घर आकर साथ में खाना खाते, श्रीमती शर्मा के साथ टीवी देखते, अनु की कक्षा की कहानियां सुनते, कभी कभी मीरा के बगल में बैठकर किताबें पढ़ते। कोई मांग नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक अनिवार्य हिस्से के रूप में उपस्थित रहते। एक शाम उन्होंने कुछ करीबी व्यापारिक भागीदारों को घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया। मीरा पहली बार मेहमानों का स्वागत करने के लिए बाहर आई। अभी भी थोड़ी झिझक थी, लेकिन मुस्कुराने, चाय डालने, खाना परोसने की कोशिश कर रही थी। भागीदारों में से एक श्रीमान मिन, जो एक पुराने व्यापारिक मित्र थे, ने मीरा से हाथ मिलाया और कहा, विक्रम भाई, आपने बहुत छिपा कर रखा। अब जाकर उस महिला को देखा जिसने आपको इतना बदल दिया। सच में आप दोनों को बधाई। मीरा को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, बस धीरे से मुस्कुराई और एक कोने में सिमट गई। लेकिन उसके दिल में एक गर्मजोशी थी, एक शांत, बिना दिखावे की स्वीकृति जो उसे नए घर में कम अकेला महसूस कराने के लिए काफी थी। उस रात मेहमानों के जाने के बाद विक्रम मीरा के साथ सफाई में मदद करने के लिए रुक गए। वह बर्तन धो रही थी, वह मेज साफ कर रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब सफाई खत्म हो गई तो उन्होंने उसे हिचकिचाते हुए देखा। मुझे खेद है कि तुम्हें किसी की बुरी नजरों का सामना करना पड़ा। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। उसने उन्हें देखा, उसकी आंखें नरम हो गईं। मैं ठीक हूं, हर किसी का एक अतीत होता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम वर्तमान में कैसे जीते हैं। उन्होंने सिर हिलाया और फिर धीरे से कहा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? वह काफी देर तक चुप रही और फिर धीरे से बोली, मुझे लगता है कि अब मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। वह धीरे से मुस्कुराए, जैसे उनके दिल से कोई पत्थर हट गया हो और शब्दों की जरूरत नहीं थी। कभी कभी बस एक सिर हिलाना, एक गर्म भोजन, एक साधारण शाम ही सब कुछ कह देने के लिए काफी होती है। उस दिन से मीरा उस घर में मेहमान नहीं रही। वह विक्रम को तुम कहने लगी। जब भी अपनी बेटी के सामने बात करती, अनु अभी भी उन्हें पापा कहती, लेकिन जब भी वह यह नाम लेती तो उसकी आंखों में पूरा भरोसा होता। श्रीमती शर्मा अपनी खुशी छिपा नहीं सकीं। शाम को वह अक्सर चुपचाप अपने बच्चों और नातिन को हंसते हुए देखती और फिर चैन की सांस लेती। वह बंगला जो कभी महत्वाकांक्षा का प्रतीक था, अब एक सच्चा घर बन गया था। अब खाली नहीं,
अब ठंडा नहीं बल्कि टूटी हुई चीजों से फिर से जोड़े गए प्यार की जगह। उस साल के अंत में विक्रम की कंपनी एक बड़े सौदे में प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी। नदी के किनारे एक इको टाउनशिप परियोजना निर्णायक बोली चरण में थी। विदेशी भागीदार सिंगापुर का एक वित्तीय समूह एक विशाल निवेश की पेशकश कर रहा था, साथ में नियंत्रण की शर्त। शुरुआती प्रस्ताव की तुलना में अधिक शेयरधारिता। विक्रम हिचकिचा रहे थे। यह एक ऐसा सौदा था जो उनकी कंपनी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता था, लेकिन साथ ही उस स्वायत्तता को खोने का भी खतरा था जिसे उन्होंने 15 से अधिक वर्षों तक बनाए रखा था। जबकि हर कोई उत्साह से चर्चा कर रहा था, वह चुपचाप बैठे थे। हाल ही में हर दिन काम खत्म करने के बाद वह जल्दी घर लौट आते, परिवार के साथ रात का खाना खाते। कभी कभी देर से आने पर वह चुपचाप अनु को कक्षा की कहानियां सुनाते, मीरा को रसोई साफ करते देखते उनका मन शांत हो जाता। हर बार वह खुद से पूछते, सफलता क्या है और कितना त्याग करना काफी है। एक सोमवार की सुबह कार्यकारी बोर्ड के साथ बैठक में जब हर कोई अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था, वह बहुत देर तक चुप बैठे रहे और फिर धीरे से कहा, मेरे परिवार को मेरी ज्यादा जरूरत है। मैं इस समय इस परियोजना पर अपना पूरा ध्यान नहीं दे सकता। मैं चाहता हूं कि आप लोग आत्मनिर्भर होना सीखें। अगर कंपनी को टिकाऊ बनना है तो उसे एक व्यक्ति पर निर्भर हुए बिना काम करना सीखना होगा। बैठक कक्ष में सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कभी भी भावनाओं को काम में नहीं आने दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने एक अलग विकल्प चुना था। थकान के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कुछ ऐसा पाया था जो उन्हें हर शाम जल्दी घर लौटने के लिए प्रेरित करता था। करीबी लोग समझ गए, बाकी हैरान थे, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। विक्रम बिना पीछे मुड़े बैठक कक्ष से चले गए। उस शाम वह जल्दी घर आए। अनु स्टडी टेबल पर सो रही थी और मीरा खिड़की के पास बैठी थी। हाथ में एक किताब थी, लेकिन उसकी आंखें शब्द नहीं पढ़ रही थीं। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने सिर उठाकर धीरे से नमस्ते किया। वह पास आए और पास की लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए। घर में शांति थी, केवल पीली रोशनी दोनों के थके हुए चेहरों पर पड़ रही थी। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम थक गई हो? आज हाथ में दर्द तो नहीं है? उसने सिर हिलाया, किताब मेज पर रख दी। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी, मैं ठीक हूं। और तुम परियोजना का क्या हुआ? वह एक पल चुप रहे और फिर जवाब दिया, मैंने एक कदम पीछे ले लिया है। मैं घर पर ज्यादा समय बिताना चाहता हूं। वह आश्चर्यचकित नहीं हुई। नहीं। उसने और कुछ पूछा? बस धीरे से कहा, धन्यवाद। फिर उसने एक गहरी सांस ली, जैसे सारी हिम्मत जुटाकर कह रही हो, विक्रम, मैं जानती हूं कि तुम भरपाई करने की कोशिश कर रहे हो। मैं यह भी जानती हूं कि अनु को एक पिता की जरूरत है। मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूं कि तुमने बेटी को एक परिवार दिया, मेरी मां को रहने की जगह दी, मुझे एक शांत जगह दी। लेकिन मुझे नहीं पता कि हमें क्या होना चाहिए, पति पत्नी, दोस्त, या सिर्फ दो लोग जो मिलकर एक बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस धीरे से उसका हाथ दबाया और फिर छोड़ दिया। उनकी आवाज गहरी हो गई। मैंने अभी तक यह सपना नहीं देखा है कि तुम मेरी पत्नी के रूप में वापस आओगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं यहां रहने के लिए तैयार हूं। चाहे कुछ भी हो, बस तुम और बेटी फिर से मत जाना। अगर तुम्हें एक दोस्त की जरूरत है तो मैं दोस्त बनूंगा। अगर तुम्हें एक देखभाल करने वाले की जरूरत है तो मैं परिवार बनूंगा। मैं तुमसे माफी या तुरंत प्यार की मांग नहीं करता। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम मुझे पास रहने दो। वह बहुत देर तक चुप रही। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखों के कोनों में झुर्रियां, समय के निशान, थकान, अकेलेपन के लंबे वर्षों के संघर्ष के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसकी आंखों में एक कोमलता भी चमक रही थी। उसने उन्हें देखा, धीरे धीरे कहा, मुझे यकीन नहीं है कि मुझ में फिर से प्यार करने की हिम्मत है।
लेकिन अगर समय काफी लंबा हो, अगर बेटी खुश हो, तो शायद मैं हमें एक मौका दूंगी। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना सिर झुका लिया, जैसे किसी को एक बड़ा अनुग्रह मिला हो। उनके दिल में वह प्यार, जो कभी समय और गलतियों से कुचला गया था, अब धीरे धीरे एक छोटी सी रोशनी से फिर से जल उठा था। चकाचौंध नहीं, जल्दबाजी नहीं, बल्कि एक ऐसा प्यार जिसे धैर्य की धीमे कदमों की जरूरत थी। अगले दिन एक शांत परिवार की धीमी गति से परिवर्तन में बीते। मीरा ने ऑनलाइन विकलांग लोगों के लिए सॉफ्ट स्किल्स सिखाने की कुछ और कक्षाएं लेना शुरू कर दिया। उसने शारीरिक अक्षमताओं के साथ जीने के अपने अनुभव साझा किए, दूसरों को घर से काम करने, व्यायाम करने और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने के तरीके बताए। भले ही वह अभी भी झिझक रही थी, उसने एक ब्लॉग लिखना भी शुरू कर दिया, जिसमें छोटी-छोटी कहानियां साझा की गईं। हर पोस्ट जीवन का एक सच्चा दुखद लेकिन दृढ़ता से भरा टुकड़ा था। विक्रम उसके काम में दखल नहीं देते थे। वह बस पीछे से हर पोस्ट पढ़ते, कभी कभी एक साधारण संदेश भेजते, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत गर्व है। वह जवाब नहीं देती थी, लेकिन हर शाम उसकी आंखें उन्हें कम झिझक के साथ देखती थीं। जहां तक अनु की बात है, वह जल्दी ही माता पिता दोनों के साथ रहने की आदी हो गई। वह अक्सर दोनों के बीच बैठती, एक हाथ पापा का, दूसरा हाथ माँ का पकड़कर स्कूल की कहानियां सुनाती। जब भी वह पापा का हाथ पकड़कर माँ से पूछती, माँ आज पापा अच्छे थे न, तो पूरा घर हंस पड़ता। उस हंसी ने उस घर को, जो कभी सुनसान था, अब अजीब तरह से जीवंत बना दिया था। विक्रम ने महसूस किया कि खुशी भव्य पार्टियों या चकाचौंध रोशनी के नीचे हस्ताक्षरित अनुबंधों में नहीं है, बल्कि तब है जब एक बच्चा चहकर कहानियां सुनाता है, एक बूढ़ी माँ शांति से मुस्कुराती है और एक महिला जिसे कभी छोड़ दिया गया था, अब उसी मेज पर बैठकर चुपचाप उनके लिए एक कप गर्म चाय डालती है। और इस तरह हर दिन वह उस रास्ते पर कदम दर कदम वापस चल रहे थे, जिसे उन्होंने खो दिया था। तेजी से नहीं, बल्कि अंत तक चलने के लिए। विकलांग लोगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र एक सुबह शुरू किया गया, जो बहुत खास नहीं थी, लेकिन एक खामोश भावना लेकर आई थी। विक्रम ने कोई भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित नहीं किया। उन्होंने बस कुछ करीबी दोस्तों, उत्साही सहयोगियों को मीरा और अनु के साथ अंतिम डिजाइन देखने के लिए आमंत्रित किया, जो ठाणे के एक शांत गली में स्थित 3 मंजिला इमारत थी। यह जमीन मूल रूप से वह जगह थी जहां उन्होंने एक सुपरमार्केट श्रृंखला के लिए एक गोदाम बनाने की योजना बनाई थी। अब इसका उद्देश्य बदल गया था। मीरा काफी देर तक केंद्र के नाम की तख्ती के सामने चुपचाप खड़ी रही, जो सादे लकड़ी पर कुछ सरल शब्दों में खुदी हुई थी, एक पैर भी सपनों के लिए काफी है। यह उसका विचार था। उसने उस नाम के बारे में सोचने में पूरी शाम की ढार सारियां थी बिताई थी, दया जगाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और अपने जैसे सैकड़ों लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि अगर विश्वास बना रहे तो कुछ भी खत्म नहीं होता। विक्रम ने उससे नहीं पूछा कि उसने वह नाम क्यों चुना। वह समझ गए, एक अलग तरीके से, किसी भी स्पष्टीकरण से ज्यादा गहरा। पिछले कई महीनों से उसकी लंगड़ाती लेकिन दृढ़ चाल ने उन्हें सिखाया था कि ताकत शरीर के स्वस्थ होने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि क्या कोई सम्मान और उपयोगिता के साथ जीना जारी रखना चाहता है। वह 3 मंजिला इमारत बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित होने के लिए पर्याप्त थी। एक सिलाई और हस्तशिल्प सिखाने का कमरा, एक हस्तनिर्मित साबुन बनाने का कमरा, एक ऑनलाइन बिक्री का कोना, दूर के प्रांतों से आने वाले छात्रों के लिए एक छोटा सा छात्रावास। मीरा ने हर चरण में भाग लिया, शिक्षकों के चयन से लेकर पाठ्यक्रम डिजाइन करने, कक्षा अनुसूची बनाने और विकलांग दोस्तों को आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने तक। शुरुआत में केवल 4 लोग आए, फिर अगले हफ्ते 12
और 1 महीने बाद लगभग 30 लोगों ने पंजीकरण कराया। विक्रम ने कहा कि वह पहले साल के परिचालन लागत को प्रायोजित करेंगे। उसने मना नहीं किया, लेकिन सीधे तौर पर प्रस्ताव दिया, एक शेयरधारक के रूप में मेरी मदद करो। मैं चाहता हूं कि यह अपनी क्षमताओं पर खड़ा हो। उन्होंने सिर हिलाया। अहंकार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें खुशी हुई कि वह एक बार फिर अपने जीवन को सक्रिय रूप से अपने हाथों में ले रही थी। हर शाम जब भी वह खाली होते, वह केंद्र में आते। कभी कभी वह बस बाहर कांच के दरवाजे से देखते, उसे प्रशिक्षण योजना को ठीक करते हुए पीली रोशनी उसके दुबले कंधों पर पड़ती। कभी कभी वह छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए खिचड़ी लाते, अपने हाथों से हर हिस्सा बांटते। उन्होंने कभी भी समुदाय के इतने करीब महसूस नहीं किया था। उन्होंने कभी भी अपने पैसे का उपयोग करने में इतनी शांति महसूस नहीं की थी। अनु भी सप्ताहांत पर अपनी मां के साथ केंद्र आती थी। उसे कुछ प्रशिक्षुओं के छोटे कर्माथे आथा दे थे। बच्चों की देखभाल करने का काम सौंपा गया था। कभी कभी वह एक नन्ही गाइड के रूप में केंद्र में आने वाले आगंतुकों को घुमाती थी। वह गर्व भरी आवाज में अपनी मां के बारे में बताती। मेरी मां का एक पैर कटा हुआ है, लेकिन वह अभी भी लोगों को अच्छी तरह से जीना सिखाती हैं। हर कोई हंसता, कुछ की आंखों में आंसू आ जाते। महीने के मध्य में एक दोपहर जब मीरा विक्रम को केंद्र का नया लोगो डिजाइन दिखा रही थी, तो वह अचानक घुटनों के बल बैठ गए। न फूल, न अंगूठी, न मोमबत्ती, बस एक साधारण घुटने टेकना, आंखें सीधे उसकी आंखों में। उनकी आवाज भर्राई हुई थी। क्या तुम फिर से मेरी पत्नी बनोगी? पुरानी पत्नी नहीं, बल्कि असली पत्नी। अभी और हमेशा के लिए हम एक छोटी सी शादी कर सकते हैं, जिसमें पापा, बेटी और वे लोग होंगे जो तुम्हारे साथ रहे और जिनकी तुमने रक्षा की। मीरा स्तब्ध खड़ी रह गई। वह हैरान नहीं थी, शर्मिंदा नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था। उसका एक हिस्सा अभी भी डरता था, अभी भी दूरी बनाए रखता था, अभी भी पूरी बारी तरह से विश्वास नहीं करता था कि सब कुछ इतना सुरक्षित है कि वह फिर से अपना पूरा भरोसा दे सके। लेकिन फिर उसने अनु की ओर देखा, जो उस समय एक कोने में पेंटिंग कर रही थी। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। उसे वे रातें याद आईं जब उन्होंने अपनी बेटी को सुलाया था। वे शामें जब वे एक साथ बैठकर उसे गणित सिखाते थे। वे भोजन जब तीनों एक ही मेज पर बैठते थे। यह सब एक सपना नहीं था, यह वास्तविक जीवन था और हर दिन हो रहा था। उसने धीरे से लेकिन दृढ़ता से सिर हिलाया। विक्रम उठे और कुछ नहीं कहा, बस बहुत देर तक उसका हाथ कसकर पकड़े रहे। एक महिला जिसका केवल एक पैर था, एक आदमी जिसने सब कुछ खो दिया था, और एक बच्चा जो एक ऐसे प्यार का सबूत था जो कभी खत्म नहीं हुआ। वे तीनों एक बार फिर एक परिवार बन गए। उन्होंने कोई भव्य शादी नहीं की, बस केंद्र के परिसर में कुछ दर्जन प्रशिक्षुओं, कुछ करीबी दोस्तों, कुछ रिश्तेदारों के बीच एक छोटा सा समारोह किया। मीरा ने एक साधारण सफेद पोशाक पहनी थी। दाहिने हाथ में एक छोटा गुलदस्ता, बायां हाथ खाली था। लेकिन उसने कभी भी खुद को इतना पूर्ण महसूस नहीं किया था। विक्रम ने ग्रे सूट पहना था। उसका हाथ पकड़कर एक अस्थायी मंच पर चढ़े और एक भावुक, ईमानदार आवाज में अपनी प्रतिज्ञाएं कहीं। पूरे केंद्र ने तालियां बजाईं। हर कोई जानता था कि वे किन परिस्थितियों से गुजरे हैं। हर कोई समझता था कि वह शादी सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं थी, बल्कि उन सभी के लिए एक घोषणा थी, जिन्होंने कभी खोया था, जिन्हें कभी पीछे छोड़ दिया गया था, जो कभी निराश हुए थे। समारोह के बाद अनु दौड़कर अपनी मां को गले लगाने आई। मां, तुम कहानी की राजकुमारी की तरह सुंदर लग रही हो। फिर पापा की ओर मुड़कर, पापा भी सुंदर हैं, लेकिन मां सबसे अच्छी हैं। विक्रम ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। वह जानते थे कि उन्होंने जो पाया है वह सिर्फ एक सहमति नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है।
उस रात जब सब चले गए तो तीनों केंद्र के एक छोटे से कमरे में बैठे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस अनु के टॉर्च से निकलने वाली रोशनी छत पर टेढ़े मेढ़े सितारों के आकार बना रही थी। मीरा ने उनके कंधे पर सिर टिका दिया, उसकी आंखें धीरे से बंद हो गईं। विक्रम चुपचाप बैठे रहे, उसका बचा हुआ हाथ पकड़े हुए। उनके दिलों में सभी दरारें भरने लगी थीं और किसी चमत्कार की जरूरत नहीं थी। बस एक दूसरे का साथ और सबसे छोटी चीजों से मिला विश्वास ही काफी था। दोबारा शादी करने के बाद से विक्रम ने मीरा को पुरानी नहीं कहा, वह उसे पत्नी कहते थे। धीरे से, स्वाभाविक रूप से, जैसे कि 11 साल की अनुपस्थिति सिर्फ एक लंबा सपना थी और आज ही असली था। मीरा को भी उन्हें पति के रूप में पेश करने में कोई झिझक महसूस नहीं होती थी। उन्होंने फिर से शुरुआत की, लेकिन शुरुआती बिंदु से नहीं, बल्कि एक ऐसे रास्ते से जो कभी टूट गया था। वे तेजी से नहीं भागे, बस चुपचाप एक साथ चले, एक ही दिशा में देखते हुए, परिपक्व आंखों और एक ऐसे दिल के साथ जो अब सराहना करना जानता था। बंगले में जीवन धीरे धीरे स्थिर हो गया। हर सुबह विक्रम अनु को स्कूल छोड़ते। हर शाम मीरा अपनी बेटी को लेकर केंद्र जाती, सुपरमार्केट से कुछ सब्जियां और मांस खरीदती। श्रीमती शर्मा घर पर बगीचे की देखभाल करतीं, घर के पीछे कुछ साफ सब्जियों की क्यारियां देखतीं, कभी कभी गांव में अपनी पुरानी सहेलियों से फोन पर बात करतीं। अनु पढ़ाई में अच्छी थी, शिक्षकों द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती थी। वह समय से भी तेज बड़ी हो रही थी। एक दिन उसने पापा से पूछा, पापा, पहले आप और माँ एक साथ क्यों नहीं रहते थे? विक्रम चुप हो गए और फिर बोले, क्योंकि तब पापा को यह नहीं पता था कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को कैसे संभाल कर रखना है। वह बच्चा समझदारी से सिर हिलाकर अपनी माँ को गले लगाने चला गया। और कुछ नहीं पूछा। मीरा ने केंद्र में काम करना जारी रखा। वह न केवल पढ़ाती थी, बल्कि प्रवेश संचार सामग्री लिखने और प्रशिक्षुओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए बाजार खोजने के लिए व्यवसायों से जुड़ने का काम भी करती थी। वह नहीं चाहती थी कि केंद्र केवल कौशल सिखाने की जगह बने। वह चाहती थी कि यह एक ऐसी जगह हो जहां विकलांग लोग अपने हाथों से जी सकें, भले ही उनका एक हाथ, एक पैर या आधी ताकत ही क्यों न हो। हर बार जब कोई नया प्रशिक्षु आता तो वह ब्लॉग पर एक कहानी लिखती। कहानी लंबी नहीं होती थी, लेकिन सच्ची होती थी। कभी कभी लोग पढ़ते पढ़ते भावुक हो जाते थे। उसकी पोस्ट व्यापक रूप से साझा की गई। कुछ ने पढ़ा, प्रशंसा की धन्यवाद पत्र भेजे। कुछ चुप रहे, लेकिन चुपचाप केंद्र में आकर आवेदन करने लगे। विक्रम ने बड़ी परियोजनाओं से खुद को पीछे कर लिया। मुख्य परिचालन अधिकार नई कार्यकारी टीम को सौंप दिए। उन्होंने सामाजिक गतिविधियों की ओर रुख किया, गरीब बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की, विकलांग लोगों के स्टार्टअप समूहों के लिए पूंजी का समर्थन किया। पहले वह सोचते थे कि पैसा ही मूल्य का मापक है। अब उन्हें लगा कि पैसा केवल एक साधन है। अगर सही जगह पर इस्तेमाल न किया जाए तो यह एक खोखली चीज की तरह है। कभी कभी पूरा परिवार एक साथ यात्रा पर जाता, भव्य नहीं, विदेश जाने की जरूरत नहीं, बस दार्जिलिंग, जयपुर या केरल में कुछ दिन। जहां अनु पूछती, मां के गांव में बहुत सारे केले हैं। क्या हर यात्रा एक ऐसा समय था जब वे आर में था, उन चीजों के करीब आते थे जिन्हें उन्होंने लगभग खो दिया था। एक दिन मीरा एक धारा के पास रुकी और धीरे से बोली, अगर उस दिन हम दोबारा नहीं मिलते तो शायद मुझ में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। विक्रम बगल में खड़े थे, जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। अब वादे करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनका एक दूसरे के साथ होना ही जवाब था। केंद्र दिन ब दिन बढ़ता गया। स्नातक प्रशिक्षु हस्तशिल्प कार्यशालाओं, सिलाई की दुकानों में काम करने लगे। कुछ ने अपनी ऑनलाइन दुकानें खोलीं। मीरा ने केंद्र के पिछवाड़े में एक छोटी सी पुनर्मिलन बैठक आयोजित की। सभी को वापस आमंत्रित किया। हर कोई एक कहानी लेकर आया।
किसी के दोनों पैर कटे हुए थे, लेकिन वह हर सुबह खुद साइकिल चलाकर काम पर जाता था। किसी का एक हाथ लकवाग्रस्त था, लेकिन वह पेशेवर की तरह तेल चित्र बनाता था। किसी ने आत्महत्या करने की सोची थी, लेकिन केंद्र की वजह से अपना विचार बदल दिया। वह उनके बीच बैठी ज्यादा नहीं बोली, बस सुनती रही। एक कटी हुई हाथ वाली लड़की ने फुसफुसाया, मीरा दी, मैं हर दिन आपका अनुसरण करती हूं। अगर आप जी सकती हैं तो मैं भी कोशिश करूंगी। रात में मीरा अपने कमरे में लेटी हुई कांच की छत पर बारिश की दस्तक सुन रही थी। वह विक्रम की ओर मुड़ी, वह आदमी जिसने उसे चोट पहुंचाई थी, और फिर वही था जो हर टूटे हुए टुकड़े को जोड़ने के लिए झुका था। उसे अब टूटी नींद का डर नहीं था। अब वह आधी रात को नहीं, चौंकती थी। उनकी बाहों में उसे पूर्णता महसूस हुई, इसलिए नहीं कि वह पूर्ण थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने पश्चाताप के बाद जो कुछ भी बचा था उससे प्यार करना सीख लिया था। अनु दिन बदिन बड़ी हो रही थी। वह तीसरी कक्षा में थी और अक्सर अपनी माँ ने दे से कहती, भविष्य में मैं एक निर्देशक बनूंगा। मैं हमारे घर पर एक फिल्म बनाऊंगा। आप मुख्य अभिनेत्री होंगी। मीरा हौंस पड़ी, अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरा तो एक ही पैर है, फिल्म में कैसे अच्छी लगूंगी। उसने जवाब दिया, क्योंकि आप सबसे मजबूत इंसान हैं जिन्हें मैं जानता हूं। वह यह बात हमेशा याद रखती थी। एक शाम जब पूरा परिवार खाना खा रहा था, श्रीमती शर्मा अचानक धीरे से हौंसी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बुढ़ापे में मैं अपने परिवार को फिर से इस तरह शांति से देख पाऊंगी। मीरा और विक्रम ने एक दूसरे को देखा, कुछ नहीं कहा। उन्हें कहने की जरूरत नहीं थी, वे उस चीज में जी रहे थे जिसे उन्होंने इतने सालों से खोया हुआ मान लिया था। प्यार से भरा एक घर। जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जिनकी कोई उम्मीद नहीं करता। ऐसे नुकसान होते हैं जो हमेशा के लिए लगते हैं, लेकिन अगर इंसान पीछे मुड़कर देखना जानता है, सही समय पर पछताना जानता है और सही जगह पर अपना दिल खोलना जानता है, तो कोई भी हारा हुआ नहीं है। कोई भी अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन हर किसी को वर्तमान के साथ जीने का तरीका चुनने का अधिकार है। और कभी कभी बस एक व्यक्ति का वापस लौटने का साहस, एक व्यक्ति का दरवाजा खोलने का बड़प्पन, एक बच्चे का माफ करने का भोलापन ही एक परिवार को टूटी हुई जगह से फिर से लिखने के लिए काफी होता है। भले ही एक हाथ, एक पैर या आधा मौका ही क्यों न बचा हो, अगर प्यार सच्चा है तो वह हमेशा वापस आने का रास्ता खोज लेता है। दोस्तों, आप सब कहाँ से हैं और आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताइए। मैं ईश्वर से आप सभी के लिए हमेशा शांति और सुरक्षा की कामना करता हूं। आप हमेशा सलामत रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सब के साथ शेयर करें ताकि हम सब उसे सुन सकें।